एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। और इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर फोर्स सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है फ्रिक्शन। कल जो लेक्चर हम लोगों ने लिया था उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, और वहां पे हम लोगों ने बात किया था स्टैटिक फ्रिक्शन की, काइनेटिक फ्रिक्शन की। और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इस क्वेश्चन के आंसर निकालने का एफर्ट हम लोगों ने किया। आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चल रहे हैं। तो स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें है कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो इन्होंने जो लॉ दिया था सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें बताई थी, उन्हीं को हम पॉइंट वाइज लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन में इसके बारे में बताने से पहले एक बार फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। कल जो आप लोगों को बताया था, मान लीजिए कोई बॉडी है, हमने लिया था एक बॉडी, ये किसी सरफेस पे है रखी हुई है, और इस बॉडी का वेट W है। अगर वेट W है तो सरफेस और बॉडी के बीच में जो रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर की तरफ बढ़ा दें, नॉर्मल रिएक्शन आ। अब मान लीजिए हम इस बॉडी को पुलिंग फोर्स P लगा के आगे की तरफ मूव कराना चाहते हैं। तो यहां पे जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, या आप कह सकते हो राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो कूलॉम्स ने ये बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन एक्ट करता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, एक रेजिस्टिव फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका F∪R ये लेफ्ट वर्ड आएगा। तो यहां से हमें जो फर्स्ट पॉइंट बताया था कूलॉम्स ने, इन्होंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स always acts in opposite direction, या always acts in opposite to the tendency of motion। एक पॉइंट ये हो गया कि अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन राइट वर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसके बाद इन्होंने जो सेकंड पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा, जब तक बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, यानी इक्विलिब्रियम अवस्था में है, मोशन नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स जो होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। जब तक बॉडी हमारी स्टैटिक कंडीशन में है, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं, मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फोर्स 1 यूनिट लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें 1 यूनिट मिल रहा है, फोर्स 2 यूनिट लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स 2 यूनिट मिल रहा है, फोर्स 3 यूनिट लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स 3 यूनिट मिल रहा है। इस तरह से जब तक आपका बॉडी यानी P अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है, बॉडी क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि बॉडी विल बी इन रेस्ट टिल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब तक अप्लाइड फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा तब तक बॉडी किस में होगी? रेस्ट में होगी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी रेस्ट में है, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब बॉडी बिल्कुल टेंस टू मूव की कंडीशन में आ जाएगी, यानी इंपेंडिंग मोशन,
जस्ट अबाउट टू मूव, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस समय मैक्सिमम होगा। फ्रिक्शनल फोर्स will be maximum when body is just about to move। फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम होगी जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब बॉडी में मूव नहीं की है, थोड़ा सा फोर्स में बढ़ाएंगे तो मूव कर जाएगी, तो इसको बोलते हैं, यहां पे आपका जो ये होता है म्यू एस इंटू आर होता है, ये कल मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपका म्यू एस इंटू आर होता है, यहां पे इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जस्ट अबाउट टू मूव, दिस फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम है, इसी को बोलते हैं दिस फ्रिक्शन is called limiting force of friction। This friction is called limiting force of friction। कब, जब हमारी बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। ठीक, तो एक पॉइंट ये पता चल गया। अब इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मैं ऊपर से पॉइंट 1 को रफ कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बैठ जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला पॉइंट लेते हैं। मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं रफ करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट नंबर 4। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और कई बार हम लोग स्मूथ सरफेसेस के केस में फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेजिबल फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं डिपेंड करता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे भी डिपेंड नहीं करता है। आपको कल बताया था मैंने कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है हमारा, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जो कल बताया था, वो कांस्टेंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा वेरिएबल होता है, कहां से, मिनिमम से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा, क्यों, जब हम फोर्स की यूनिट, अप्लाइड फोर्स की यूनिट 1 कर रहे हैं तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। जब हम 2 कर रहे हैं तो ये 2 हो रहा है, 3 कर रहे हैं तो 3 हो रहा है, 4 कर रहे हैं तो 4 हो रहा है। इस तरह से जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स खुद को एडजस्ट करता है, यानी वेरी करता है, एज पर अप्लाइड फोर्स वेरी करता है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है कि जहां पे ये रुक जाता है, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाती है। वहां तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी किया,
लेकिन जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद अचानक से ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो थोड़ा सा क्या करता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है। फिर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा मिनिमम से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वेरी करता है, वेरिएबल होता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कूलॉम्स ने हम लोगों को बताया था, और इन्होंने बताया था इसको सॉलिड फ्रिक्शन के लिए, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया लॉज ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन, या इसे लॉज ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, पॉइंट्स आपके काम आएंगे। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं आपके लिए, अब ले रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आइए बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो पढ़ रहे हैं हम सभी लोग फ्रिक्शन, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन की बात किया। अब लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए हमें फिर से इसी डायग्राम, इसी बॉडी की जरूरत पड़ेगी जो मैंने अभी रफ कर दिया। अगर रफ ना किए होते तो ज्यादा अच्छा था, फिर से बना लेते हैं। ये एक बॉडी है, ये रफ सरफेस है, इस बॉडी को हम लोग पुल कर रहे हैं पुलिंग फोर्स P से, इस बॉडी को हम लोग पुल कर रहे हैं पुलिंग फोर्स P से। मान लेते हैं इसका वेट बॉडी का क्या है, W। आप जानते हो वेट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन, इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है, ये सब पहले आपको वीडियो बनाना सिखा दिया हूं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन R है, ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्ट करेगा अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, एफ सफिक्स R। हम फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हम क्या करेंगे, P की मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे, और इतना बढ़ाएंगे कि बॉडी जो है जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में आ जाए, यानी लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए। हम P को इतना बढ़ाएंगे कि बॉडी जो है ये लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए, लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए। तो जब लिमिटिंग कंडीशन में आ जाएगा तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका, ये मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन R, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आपने पढ़ा है रिजल्टेंट फाइंड करना। कोई भी दो फोर्स है तो उनका रिजल्टेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो वो रिजल्टेंट जो आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बना रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन R और फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए रिजल्टेंट को हम किसी नॉर्मल रिएक्शन को R से डिनोट किया है, तो रिजल्टेंट को हम S से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए जो रिजल्टेंट है, S क्या है, रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट आया फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, इस नॉर्मल रिएक्शन R के साथ जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा, मान लेते हैं एंगल थीटा है, यही एंगल थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी को फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन R का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन R के साथ जो एंगल बनाता है, R के साथ जो एंगल बनाता है, उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द एंगल, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल मेड by the resultant, ये रिजल्टेंट किसका है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान रखना ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R एंड फ्रिक्शनल फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये डेफिनेशन हो गई एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। क्या डेफिनेशन हो गई? द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द नॉर्मल रिएक्शन आर। अगर सिंगल लाइन में हम बात करें, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट with the normal reaction R, the angle made by the resultant with the normal reaction R is called angle of friction, is called angle of friction। रिजल्टेंट किसका किसका? फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का। इस बात का ध्यान रखना। रिजल्टेंट किसका है? ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का। बॉडी किस कंडीशन में है? लिमिटिंग कंडीशन पे है, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आ रहा है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम थीटा को फाइंड करने की कोशिश करें, थीटा को फाइंड की कोशिश करें, तो ये हमारा, ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन आर है, और ये क्या है? एफ सफिक्स आर। ये हमारा एफ सफिक्स आर है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है, और ये नॉर्मल रिएक्शन आर। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर tan थीटा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और कूलॉम्स लॉ में मैंने एक पॉइंट आपको शायद नोट नहीं कराया होगा। कूलॉम्स लॉ ने यह भी बताया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक कांस्टेंट रेशियो मेंटेन करता है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक कांस्टेंट रिलेशन मेंटेन करता है, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर होता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिख सकते हैं इक्वल टू एफ आर, इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू आर अपॉन आर। यहां से थीटा इक्वल टू आर से आर कैंसिल आ गया, पूरा लिख देता हूं पहले, tan थीटा इक्वल टू म्यू। ये हमें रिलेशन मिल गया, म्यू इक्वल टू tan थीटा। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। या फिर यहां से अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स म्यू। थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स म्यू। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे आपके लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद, ये है कोन ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा लाइट चली गई थी, हो सकता है आप लोगों को दिख ना रहा हो, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। यहां से हम लोगों ने फाइंड किया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। कैसे फाइंड किया? फ्रिक्शनल फोर्स हमारा म्यू आर, नॉर्मल रिएक्शन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू आ गया। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन की। अब हम बात करेंगे कोन ऑफ फ्रिक्शन। मैं इसको रफ कर रहा हूं। कोन ऑफ फ्रिक्शन को मैं इसके साथ इसलिए ले रहा हूं कि क्योंकि जो कोन ऑफ फ्रिक्शन है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे? अगर हम एक कोन डिफाइन करें जिसका अपेक्स एंगल होगा 2 थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन आर की लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन आर की लाइन है। ये हमारा रिजल्टेंट। आप ऐसे समझो कि इस रिजल्टेंट को अगर हम इस आर के अबाउट ऐसे रोटेट करा दें, आर के अबाउट ऐसे रोटेट करा दें जिससे एक कोन फॉर्म हो जाए, जिससे क्या फॉर्म हो? एक कोन बन जाए। ये इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलिए। ये आ गया। ये जो एंगल जो हमारा कोन बन रहा है, ध्यान देना, इसमें अपेक्स एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा। मतलब इस रिजल्टेंट जो हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट फाइंड किया था, इसी रिजल्टेंट को अगर हम आर के अबाउट ऐसे रोटेट करा दें, अगर हम इस रिजल्टेंट को यानी फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन आर के रिजल्टेंट को नॉर्मल रिएक्शन को एक्सिस मान के उसके अबाउट ऐसे रोटेट करा दें,
तो जो कोन फॉर्म हो रहा है उसका अपेक्स एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। कितना होगा, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यहाँ पे जो अपेक्स एंगल बन रहा है, अपेक्स एंगल कितना बन रहा है, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा, मान लीजिए पॉइंट हो गए। तो इसी कोण को क्या कहते हैं, कोण ऑफ फ्रिक्शन। तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, आपके सिलेबस में है, पूछा जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपसे पूछा जाएगा, कोण ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज पूछा जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि इफ वी डिस्क्राइब अ राइट सर्कुलर कोन, इफ वी डिस्क्राइब अ राइट सर्कुलर कोन of apex angle 2 theta, then the cone formed is known as cone of friction. Then the cone formed is known as cone of friction. तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने सीखा कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन कोन ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद जो आपके लिए वीडियो लाएंगे वहां पे हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं फ्रिक्शन के। तो इसको कंप्लीट कराने के बाद ही हम आपको इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कराएंगे। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैकेनिक्स आपको पूरा मिलेगा जैसा मैंने आपसे कहा है।